हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ल्यूमिना साइंस वेयर क्यूरियोसिटी मीट्स क्लैरिटी। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो आप खाना खाते हैं उससे एनर्जी हमें कैसे मिलती है? आई मीन टू से, हम एक सेब खाते हैं और हमें भागने की शक्ति मिल जाती है। कैसे? तो इसका सीक्रेट छुपा है लाइफ प्रोसेस के एक सुपर कूल पार्ट में, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, बट वेट, ये तो बस ट्रेलर है। असली मूवी तो हमारे सेल्स के अंदर चल रही होती है, जहां फ्यूल्स एक्चुअल में बर्न हो रहा होता है। तो चलो आज बायोलॉजी के इस इनविजिबल फैक्ट्री को डिकोड करते हैं। लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम होता है। नहीं, ये सेम नहीं होता है। ठीक है, ब्रीदिंग जो है वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ब्रीदिंग इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बेसिकली। ठीक है, जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू आवर नोज, इसके द्वारा करते हैं, नोज के द्वारा, है ना। तो नोज के थ्रू जो हम एक्सहेलेशन और इनहेलेशन कर रहे हैं गैस का, वही है ब्रीदिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इज टोटली अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? ये एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक, ये एक फिजिकल प्रोसेस था। ओके, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन ये क्या है? केमिकल प्रोसेस है। ओके, दूसरी चीज, रेस्पिरेशन होता कहाँ है? रेस्पिरेशन हमारे सेल्स के अंदर होता है। कहाँ होता है? सेल्स के अंदर। ठीक है, तो सेल्स के अंदर क्या होता है? जो हमने खाना खाया, ठीक है, हमने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ, वो किस में चेंज हुआ? जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सब ग्लूकोज में चेंज होगा। ठीक है, तो जो ग्लूकोज है वो बेसिकली किस में चेंज हो जाता है? एनर्जी में, जिसे हम क्या कहते हैं? एटीपी। ठीक है, ATP इज द एनर्जी कॉइन। ATP को हम एनर्जी कॉइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ हमारे किसके? सेल्स के अंदर, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। बात आ गई समझ में? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इज नॉट द सेम थिंग। ब्रीदिंग इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग इज जस्ट द एक्सचेंज ऑफ गैस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस थ्रू आवर नोज, एंड respiration is the chemical process that is happening inside our cells where the glucose is broke down into energy. ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक, तो जो डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बना वही ब्रेकडाउन होके एनर्जी बनता है हमारे सेल्स में। तो ये ग्लूकोज जो है कई रास्तों से एनर्जी बना सकता है। ठीक है, इसके कई सारे पाथवेज होते हैं। तो उसमें से जो कॉमन पाथवे होता है, जो सारे पाथवे के लिए कॉमन है, वो चीज क्या है? वो होती है साइटोप्लाज्म में हमारे सेल्स के। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करता है? ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है? पायरूवेट में। ठीक है, ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है? पायरूवेट में। ये वाला स्टेप जो है वो जो भी पाथवे ग्लूकोज चूज कर रहा हो, या ग्लूकोज जो भी पाथवे से ऑक्सीडाइज हो रहा हो, ब्रेकडाउन हो रहा हो, सब में ये वाला स्टेप तो कॉमन है। सबसे पहले ग्लूकोज जो है पायरूवेट में टूटेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। ओके, फिर क्या होता है देखते हैं। तो पहला स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। और ये होगा कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा। मतलब साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज है वो पायरूवेट में चेंज होने के बाद वो ये पायरूवेट जो है वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रेवल करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ये पायरूवेट ग्लूकोज से पायरूवेट बना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरूवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर और एनर्जी बनाता है। ठीक है, ठीक है। तो जो पायरुवेट है, जब इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इस वजह से नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हुआ वो फिर क्या होगा, यहाँ से है। ठीक है, ये ग्लूकोज टू पायरुवेट तो साइटोप्लाज्म में ही चेंज हो गया। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने तो बस लिखा है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने बस इसलिए लिखा है कि जो है आपको समझ में आ जाए पूरा सीरीज। फिर ये पायरुवेट जो है यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। अब ये जो एनर्जी बनाएगा वो ऑब्वियसली एटीपी के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है, हाई एनर्जी बनता है यहाँ पे रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलता है। 38 एटीपी फॉर्म होता है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, बात आई समझ में। ये तो हो गया पहला पार्ट। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब सेकंड देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो बेसिकली इस एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, विद इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा ये। ठीक है ना, वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ग्लूकोज तो पायरुवेट में चेंज होगा ही होगा इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये स्टेप सेम रहेगा। फिर ये पायरुवेट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। ठीक है, ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, अब यहाँ इसमें जो एनर्जी फॉर्म होती है दैट इज वेरी लो। ओके, लो एनर्जी फॉर्म होती है इसमें ज्यादा एनर्जी फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, कितनी, 2 एटीपी, जस्ट 2 एटीपी। ठीक है, याद रहेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी फॉर्म होता है वो 38 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जैसे कि ईस्ट। ठीक है, इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, ग्लूकोज टू पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होगा ये। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। ठीक, तो किसमें चेंज होगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। और यहाँ पे एनर्जी बहुत कम बनेगी, सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी बनता है। बात क्लियर हो गई। थर्ड देखते हैं। तो थर्ड भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है लेकिन मसल सेल्स में। ठीक है, तो नॉर्मली जो है हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, तो ये सब करने के लिए जो है वो एक एनर्जी यूज करती है जो मसल सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में बनती जा रही है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमने खाया, ग्लूकोज कन्वर्ट होता जा रहा है ऑक्सीजन की मदद से। लेकिन जब हम विगरसली एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं या जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं, हमारी ब्रीदिंग रेट तेज हो जाती है। होती है नहीं होती, क्यों होती है, टू मैच द लेवल ऑफ एक्सरसाइज यू आर डूइंग, है ना। अब जिस लेवल का आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जितने विगरसली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उतने ही रेट पे आपको ऑक्सीजन की भी तो जरूरत पड़ेगी, तभी एनर्जी बन पाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका एक्सरसाइज करने का लेवल इतना हाई होता है कि आपकी ब्रीदिंग रेट भी उसको मैचअप नहीं कर पाती, है ना। उतने ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती सेल्स तक जितनी हमें जरूरत है उस समय जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं विगरसली। ठीक है, तो अब उस समय क्या होता है कि हमारे मसल सेल्स में क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमारा मसल सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है। ओके, तो उस केस में क्या बनता है, पहला स्टेप तो सेम रहेगा, ग्लूकोज पायरुवेट बनेगा, फिर से सेम ही रहेगा ये स्टेप। ठीक, साइटोप्लाज्म में होगा। इस स्टेप में, इस तीनों केस में देखा होगा, इस स्टेप में कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन जरूर है, लेकिन यहाँ पे लैक हो रहा है, ऑक्सीजन कम मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे एनारोबिक में बिल्कुल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ कि हमारे मसल सेल्स में क्या बनने लगा, लैक्टिक एसिड बन जाता है।
एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो यही लैक्टिक एसिड जो है क्या होता है, एक्यूमुलेट होने लगता है हमारे मसल सेल्स में, और तब हमें क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है, जो हम बहुत तेजी से जब हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, क्या होता है कि लेग्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है ना, तो वो क्रैम्प्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमें इनफ ऑक्सीजन नहीं मिला, हमारे मसल सेल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिला कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करके आपके मसल्स को एनर्जी पहुंचा पाए। ठीक है, तब वो स्विच कर गया लैक ऑफ ऑक्सीजन के साथ, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, और वहां पे क्या बन गया, ये पायरुवेट जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने की जगह क्या बनाने लगा, लैक्टिक एसिड बनाने लगा। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड जमा होता गया, एक्यूमुलेट होता गया आपके मसल्स में, और क्रैम्प्स आ गए। ठीक है, तो ये क्रैम्प्स और कुछ नहीं है, हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन का रिजल्ट है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन है इन द मसल सेल्स। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा पहला पार्ट क्या है, नॉस्ट्रिल, है ना, नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल बेसिकली क्या है, नॉस्ट्रिल हमारे नोज के जो होल्स है वो है जहां से गैस अंदर जा रही है। ठीक है, अब ये नॉस्ट्रिल्स में कई सारे बहुत सारी चीजें होती है जो फिल्टर आउट करने के लिए होती है, जैसे हेयर्स होता है नॉस्ट्रिल्स में, है ना, म्यूकस होता है। ये क्या करता है कि जो हमने हवा अंदर ली, जो गैस अंदर लिया हमने, उसको फिल्टर आउट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉस्ट्रिल का काम। फिर फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, है ना, तो ये नॉस्ट्रिल से जो हमने गैस अंदर ली वो नेजल कैविटी से होते हुए कहाँ पहुंचती है, फेरिंग्स और लैरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स आगे लैरिंग्स पर भेजता है, लैरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। तो जब हवा वॉइस बॉक्स से पास होती है तभी हमारी आवाज निकलती है। ठीक है, जो हम आवाज निकालते हैं बेसिकली वो इसी वजह से निकल पाती है क्योंकि हवा जो है वो वॉइस बॉक्स के थ्रू पास हो रही है। ठीक है, फिर आता है, अब यहां से मेन चीजें आ रही है जो कि है पहला ट्रैकिया। ठीक है, अब ये जो एयर हमने अंदर ली, ऑक्सीजन अंदर ली, ठीक है, बेसिकली एयर ही अंदर ले रहे हैं हम, तो एयर जो हमने अंदर ली तो उसमें से क्या हुआ, वो नेजल कैविटी से होते, नॉस्ट्रिल के थ्रू ली, नेजल कैविटी से होते हुए, फेरिंग से, लैरिंग से होते हुए ट्रैकिया में पहुंचा। ठीक है, ट्रैकिया को हम कहते हैं विंड पाइप। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। ओके, तो ये विंड पाइप जो है इसके चारों तरफ एक कार्टिलेजिनस, कई सारे रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। ठीक है, ट्रैकिया के भाग में कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो इसको कोलैप्स होने से रोकते हैं। ठीक है, फिर आता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो ये जो ट्रैकिया है वो आगे जाके ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, ये है ब्रोंकाई, दो, एक को ब्रोंकस कहेंगे, दो है तो ब्रोंकाई। ठीक है, तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, तो ये डिवाइड हो गए, ये है ब्रोंकाई। ठीक है, और ये जो डिवीजन अंदर हुआ ये है ब्रोंकियोल्स। ठीक, फिर आएगा एल्वियोली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, एल्वियोली क्या है, ये बलून शेप के होते हैं। ठीक है, बलून जैसे होते हैं, गोल गोल बड़े, है ना, छोटे छोटे से, सॉरी, ऐसे छोटे छोटे से बलून शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें मेन क्या होता है, यहीं पे हमारा मेन गैस एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू हमारा गैस एक्सचेंज हो रहा होता है, कहाँ पे, एल्वियोली में। ठीक है, और एल्वियोली हैज अ ग्रेट सरफेस एरिया। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से होते हैं और गोल स्फीयर होता है और सरफेस एरिया इस वजह से इनका ज्यादा होता है। ठीक, तो ये डिफ्यूजन की मदद से क्या होता है कि ऑक्सीजन एल्वियोली में जो हमने वो लिया और सांस ली, जब हमने अंदर ब्रीदिंग ली, है ना, इनहेल किया गैस को, तब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोली से डिफ्यूज आउट होके ब्लड में चला गया। ठीक है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है ना, वो डिफ्यूज होके एल्वियोली के अंदर चला गया। बताइए समझ में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड सेम इसी रास्ते से वापस नॉस्ट्रिल से बाहर। बात आ गई समझ में, ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में पहले हम देखेंगे इनहेलेशन और एक तरफ हम देखेंगे एक्सहेलेशन, ताकि आप लोग को डिफरेंस समझ में आए और याद रहे। ठीक है, तो जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो क्या मैकेनिज्म वहां पे चल रहा होता है।
तो जब हम इनहेल करते हैं, सांस को अंदर ले रहा है, ठीक है ना, तो जब अंदर ले रहा है तो क्या होता है, हमारी चेस्ट जो है वो एक्सपेंड होगी, मतलब लंग्स बेसिकली वो एक्सपेंड होंगे, है ना, लंग्स क्या होंगी, एक्सपेंड होगी। ये जो डायफ्राम है, ठीक, अब ये डायफ्राम होता है क्या, मसल होता है जो थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को बांट रहा होता है, ठीक है, डिवाइड कर रहा होता है। तो ये जो डायफ्राम है वो बेसिकली नॉर्मली डोम शेप में होता है, तब ये जो डायफ्राम है वो फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, डायफ्राम भी फ्लैटन हो जाती है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, जब हम एयर को अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लंग्स का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, लंग्स में क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। जब लंग्स में प्रेशर कम होगा तो आपको पता है एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो इनहेलेशन के समय क्योंकि हमारे लंग्स का प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है, प्रेशर डिक्रीजेस इन द लंग्स। तो प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है हमारे लंग्स से, हमारे लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिक्रीज हो जाता है और हवा जो है वो अंदर की तरफ खींची चली जाती है, ठीक है। अब एक्सलेशन में जस्ट उसके उल्टा होगा, जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं, तब क्या हो रहा है, लंग्स जो है वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। डायफ्राम वापस अपने डोम शेप में वापस जा रहा है, ठीक है, डायफ्राम वापस डोम शेप में आ गया। अब साथ में क्या होगा, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, लंग्स का प्रेशर जो डिक्रीज हुआ था वो इंक्रीज हो जाएगा, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स का प्रेशर बढ़ गया, तब क्या हुआ, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आई, मतलब लंग्स से बाहर आ गई, है ना। तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीजेस इन द लंग्स। ठीक है, बात आ गई समझ में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ में आ गया सबको, कैसे हम ब्रीथ करते हैं। अब कुछ कीज पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं। एटीपी, हमने बीच बीच में एटीपी की बात की रेस्पिरेशन में कि एटीपी बनता है ना, एनर्जी जो है, एटीपी क्या है, एनर्जी कॉइन, इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, दिस आर नोन एज एनर्जी कॉइन। एनर्जी जो है वो हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है, ओके। अब एक चीज और है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, ठीक है, ये क्या है, एक पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, ठीक है, ब्लड में पाया जाता है रेड कलर। ब्लड का रेड कलर जो है वो किसके वजह से है, हीमोग्लोबिन के वजह से है। लेकिन सिर्फ इसका यही काम नहीं है कि हमारे खून को लाल कर रहा है, ठीक है, खून लाल हो रहा है बेसिकली इसके हीम पार्ट के वजह से, जो कि है आयरन, है ना। यहाँ पे हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, ये है प्रोटीन, और हीम जो है वो है आयरन, ठीक है। तो ये आयरन के वजह से हमारा जो है ये रेड कलर आता है खून का। लेकिन सिर्फ इसका ये काम नहीं है कि खून को लाल करने के लिए हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इसका बेसिकली काम क्या है, ऑक्सीजन को लेकर जाना सेल्स तक, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और वो ऑक्सीजन के थ्रू हम सेल्स में, हर एक सेल्स में हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां से हमें एनर्जी मिल रही है। लेकिन ये ऑक्सीजन वहां तक जा कैसे रहा है, ठीक है, एक यहाँ से, एक लंग्स से पैर के टो तक कैसे पहुंच रहा है ऑक्सीजन, वहां पे भी तो सेल्स है, वहां भी इसको एनर्जी चाहिए। एक लंग्स से हमारे हाथ के फिंगर टिप्स तक या ब्रेन तक कैसे पहुंच रहा है, ठीक है, वो सब के लिए कुछ तो एक कैरियर चाहिए ना, कोई तो उसको लेके जा रहा होगा ना उस ऑक्सीजन को, क्योंकि हमारे लंग्स से ब्लड में वो ऑक्सीजन जा कैसे रहा है फिर, तो बेसिकली वो किससे जाता है, हीमोग्लोबिन से। दिस इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेकर
जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का अगर आप किसी को रेड हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है, हीमोग्लोबिन बेसिकली पाया जाता है कहाँ, आरबीसीज में, ठीक है। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होती है ना। तो ये आरबीसीज का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो तो वो कैसे होते हैं, बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर के होते हैं, है ना, दोनों तरफ से कॉन्केव होते हैं, ठीक। तो वो किस लिए होता है, ताकि वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ले सके, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं, ओके, गॉट इट। हीमोग्लोबिन क्या होता है। एक चीज और बात हुई हमारी डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन आप लोग को आई थिंक पता है ना, कि एक हाई कंसंट्रेटेड एरिया से लो कंसंट्रेटेड एरिया में जब कोई चीज मूव करती है दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। खासकर गैस, ठीक, खासकर हम गैस में डिफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं। अगर आप अगरबत्ती जलाते हो एक घर में, एक रूम में, ठीक है, वो दूसरे रूम तक आपको उसकी खुशबू आ जाती है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगरबत्ती का जो मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या हुए, यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो गए, दूसरे रूम में उनका कंसंट्रेशन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला गया, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो जो हमारे लंग्स में एल्वियोली से गैस एक्सचेंज हो रहा है, एल्वियोली में जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, बेसिकली हम ऑक्सीजन, एल्वियोली क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लेकर ब्लड को दे रहा है, या बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन को दे रहा है ब्लड में, और वहां से ब्लड, हीमोग्लोबिन ही कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के थ्रू ही कैरी होकर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोली उठा रहा है लंग्स से, वो सॉरी खून से, और बाहर निकाल रहा है नोस्ट्रिल के थ्रू। तो ये सब हो कैसे रहा है, ये बेसिकली किससे हो रहा है, डिफ्यूजन की मदद से। एल्वियोली का जो सरफेस है, ठीक है, एल्वियोली का जो सरफेस है उसके थ्रू ब्लड कांटेक्ट में रहता है, ब्लड वेसल्स रहती है बहुत सारी कांटेक्ट में, उस ब्लड वेसल से ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एल्वियोली का स्ट्रक्चर वॉल, ठीक है। एल्वियोली का जो वॉल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके, ब्लड वेसल्स के, ठीक है। तो ब्लड वेसल से डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्लड वेसल्स में चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो है वो एल्वियोली में घुस जाती है, ठीक है। तो ये होता है डिफ्यूजन, क्लियर है सबको। तो चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। All plants give out oxygen during the day and carbon dioxide during the night. Do you agree? Justify. तो बताइए क्या आप एग्री करते हैं स्टेटमेंट से कि रात सुबह के टाइम जो है प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और रात के टाइम प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, क्या ये सही है? तो ये पार्शियली सही है, ठीक है। क्यों? रेस्पिरेशन इज अ 24/7 प्रोसेस, है ना। रेस्पिरेशन 24 घंटे हर दिन होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन ऐसा नहीं है सिर्फ नाइट में हो रहा है, तो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, दिन फोटोसिंथेसिस जो है रात को नहीं हो सकता है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को लाइट की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है। तो जब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, डे में बहुत तेजी से हो रहा होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का डे टाइम में। अब रेस्पिरेशन तो हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो यूज अप होता जा रहा है फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, तो फोटोसिंथेसिस में यूज अप हो जा रहा है। उस वजह से डे टाइम में हमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं दिखता है, सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज हमें मिलता है डे टाइम में। लेकिन क्योंकि नाइट टाइम में जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हमें तब ऑक्सीजन रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है, तो उस समय इस वजह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज दिखता है प्लांट्स में, ओके। Why second है, why is it advised to breathe through the nose and not through the mouth? तो हमें नोज से ब्रीथ करने की एडवाइस क्यों दी जाती है और माउथ से क्यों नहीं? क्या माउथ से ब्रीथ करेंगे वो पेट में चला जाएगा? नहीं, है ना। तो फिर क्या होता है बताइए। तो अगर हम माउथ से ब्रीथ कर रहे हैं बेसिकली, तो वो जाएगा तो लंग्स में, ठीक है, क्योंकि हमारा माउथ भी जो है विंड पाइप से कनेक्टेड है। एपिग्लॉटिस, मैंने जब ड्रॉ किया था एपिग्लॉटिस बनाया था, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं विंड पाइप को बंद कर देता है ना, ताकि खाना हमारा लंग्स विंड पाइप में ना चला जाए। तो अब जब हम माउथ से ब्रीथ कर रहे हैं तो वो नॉर्मली जाएगा हमारे लंग्स में। लेकिन होता क्या है, नोज, जब हम नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं, बेसिकली नोज से ब्रीथ करते हैं, तो नोज में फिजिकल बैरियर्स है, जैसे म्यूकस है ना, फिर हमारे हेयर्स है जो ट्रैप करते हैं किसको, डस्ट को, है ना, डर्ट को, कोई अगर ऑर्गेनिज्म चला गया, पैथोजन चला गया उसको। लेकिन वो फिल्ट्रेशन सिस्टम हमारे माउथ में तो नहीं है, तो जो हम एयर हम अंदर ले रहे हैं उसमें डर्ट, डस्ट सब माउथ के थ्रू अंदर जा रहा है हमारे लंग्स में। लेकिन जब हम नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हैं, हमारे नोज से सांस ले रहे हैं, तो फिल्टर आउट हो जाता है। इस वजह से एडवाइस किया जाता है कि नोज से सांस लिया जाए, माउथ से नहीं। What would happen if there was no hemoglobin in our blood? थर्ड क्वेश्चन, बताइए क्या होगा अगर हीमोग्लोबिन ही ना हो हमारे ब्लड में,
तो फिर क्या हो सकता है? खून लाल नहीं होगा बस, तो ऐसा तो नहीं है ना। मैंने बताया हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर वो ऑक्सीजन को कैरी करता है तभी वो इतने फास्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, हमारे ब्लड के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है, हर एक सेल्स तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन होता ही नहीं तो फिर ऑक्सीजन को कैरी कौन करता? तो डिफ्यूजन से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डिफ्यूजन के थ्रू लंग से एक टो तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, समझ रहे हो? बहुत ही स्लो प्रोसेस है डिफ्यूजन, ठीक है। और हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स बॉडी के लिए तो बहुत ही ज्यादा स्लो है डिफ्यूजन, ठीक। उसी वजह से हीमोग्लोबिन अगर नहीं होता तो शायद हमारा रेस्पिरेशन का सिस्टम भी नहीं चल पाता सही से, हम सांस ही नहीं ले पाते। सांस तो लेते हैं आई मीन, बट आगे हम एनर्जी कैसे बनाते हैं, हमारे सेल्स तक पहुंचता ही नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स ये था रेस्पिरेशन का पूरा सफर, ग्लूकोज के टूटने से लेकर एल्वियोलाई के गैस एक्सचेंज तक और उन एनोइंग क्रैम्प्स के पीछे छुपे लैक्टिक एसिड तक। याद रखना हमारी बॉडी एक पावर हाउस है और एटीपी उसकी पॉकेट मनी। जितना अच्छा रेस्पिरेशन होगा उतनी ही एनर्जी हमारे पास होगी। एंड आई होप कि अब आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को और रिवाइज करते रहें और अपने माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिव रखें। मैं मिलती हूँ आपको अगले सेशन में एक नए लाइफ प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए कीप ब्रीदिंग, कीप लर्निंग।